गुड मॉर्निंग बच्चों। आज क्लास 7 के साइंस का दूसरा चैप्टर में पढ़ेंगे, जिसमें जो है जंतुओं में पोषण चैप्टर का नाम है और आहार नाल के विभिन्न भागों के बारे में हम लोगों ने जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। जिसमें पहला जो मुख गुहा था उसके बारे में हम लोगों ने सीखा, दांत के बारे में सीखा, और आज हम लोग लार ग्रंथियाँ और मुंह में पाया जाने वाला एंजाइम ग्रास नली, अमाशय एवं छोटी आंत के बारे में पढ़ेंगे। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं हमारे मुंह में जो है लार ग्रंथियां पाई जाती हैं और इन लार ग्रंथियों से लार निकलते हैं और भोजन को मुलायम बनाते हैं, भोजन को पचाने का काम करते हैं, उसे चिकना बनाता है ये एंजाइम। तो हमारे भोजन में अगर ये नहीं मिलता है तो भोजन मुलायम नहीं बनेगा और भोजन का स्वाद भी अच्छा नहीं लगेगा। अब देखते हैं कि जब रोटी चावल या किसी भी चीज़ को आप खाते हैं तो चबाने के बाद कुछ देर के बाद भोजन जो है मीठा लगने लगता है। इसका कारण क्या है? लार ग्रंथि से लार जो निकलता है उस लार के माध्यम से जब भोजन में वो मिलता है तो इसमें इसके माध्यम से जो है ना भोजन में उपस्थित स्टार्च का पाचन माल्टोस में हो जाता है। इसलिए लार ग्रंथि हमारे मुंह में पाई जाती हैं। तो ये कितने हैं? तो लार ग्रंथि के बारे में जानेंगे। लार ग्रंथियाँ, लार ग्रंथियाँ इसके बारे में इसमें लिखना है। लार ग्रंथियाँ कितना है? हमारे मुख गुहा में तीन जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। कितनी जोड़ी? 3 जोड़ी। प्रश्न आएगा कि हमारे मुख गुहा में यानी मुख में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं? तो कितनी जोड़ी? 3 जोड़ी। 3 जोड़ी मीन्स एक जोड़ी में 2, तो कुल मिलाकर के कितनी? 6 लार ग्रंथियाँ हमारे मुंह में पाई जाती हैं। इन लार ग्रंथियों से लार बाहर निकलता है जो भोजन में मिलता है, और लार में जो पाया जाने वाला एंजाइम है उसका नाम जो है क्या है जानते हैं? उसका नाम है एमाइलेज। एमाइलेज जो है नामक एंजाइम इसमें पाया जाता है, जिससे भोजन में उपस्थित स्टार्च का पाचन होता है। हम लोग जब भोजन करते हैं तो भोजन करने से पहले जिसे सोचने लगते हैं कि अब भोजन करेंगे तो कभी कभी देखते हैं कि मुंह से लार बाहर निकल जाता है। जैसे जैसे आम का जो है आप चटनी वगैरह को जब पिसा जाता है या आम कोई खा रहा होता है दूसरा, तो उसको देख करके मुंह में जो है मुंह से लार बाहर निकल जाता है, जिसको बोलते हैं मुंह में पानी आना। ऐसा बोलते हैं हम लोग, देहात की भाषा में बोलते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में, कि ये पानी आना, उसी को लार बोलते हैं। तो लार ग्रंथियाँ से लार निकलती हैं। वो लार ग्रंथियाँ जैसे ही भोजन हमारे मुंह में जाता है या पहले भी निकल जाता है, जब हम सोचने लगते हैं कि अब हम भोजन करेंगे तो लार ग्रंथियाँ से लार निकलना प्रारंभ हो जाता है। तो इसके बारे में जानेंगे कितनी होती है? ये 3 जोड़ी यानी 6। अब इसमें हम लोग जानेंगे ये लार ग्रंथि में लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, प्रश्न आएगा। तो इसको याद रखना है। प्रश्न हम नहीं लिखते हैं, आप लोगों को बता रहे हैं, आप लोग इसको प्रश्न के रूप में लेंगे और आंसर के रूप में क्या है? लार में क्या पाया जाता है? एंजाइम का नाम क्या है? तो लार में एमाइलेज, लार में एमाइलेज नामक एंजाइम पाया जाता है। और ये करता क्या है? इसको भी याद रखना है। यह
भोजन में उपस्थित, यह भोजन में उपस्थित स्टार्च का पाचन, स्टार्च तो शर्करा भी बोला जाता है, का पाचन माल्टोस में करता है। माल्टोस में करता है। ये हमारा जो है लार का काम है, तो इसको याद करना है। फिर आगे हम लोग देखेंगे ग्रास नली, मुख्य ये आहार नाल का जो है भाग है। ये लार ग्रंथियाँ जो है हमारे मुख गुहा का भाग है, आहार नाल का प्रथम भाग। अब ग्रास नली के बारे में जानेंगे। तो ग्रास नली जो होता है मुख गुहा के बाद जो है आहार नाल का जो दूसरा भाग है वह ग्रास नली है ना। तो ग्रास नली जो है आहार नाल का जो है एक भाग है ग्रास नली, जो मुख गुहा के नीचे से स्टार्ट होता है और मुख गुहा से भोजन ग्रास नली में ही जाता है। तो ये ग्रास नली जो है इस तरह से होता है, आप देखेंगे, आप इस तरह से चित्र के माध्यम से भी इसको देख सकते हैं। ग्रास नली का आकार यहाँ हम बनाते हैं, इस तरह का होता है। जैसे इस तरह का नली है, हमारे मुंह में जब भोजन जाता है तो मुंह से जब ये निकलता है तो इस तरह की नली में जो है ना ये जाने लगता है ऐसे। इसी तरह का जो है ना इस तरह का नली से होता हुआ, तो यहाँ पर जो देखते हैं ये फैला हुआ है, नली क्या फैला हुआ है, इसको भोजन बोलेंगे। ये भोजन का कण है, क्या है, भोजन का कण है। तो नली यहाँ पर देखिए इस तरह का जब आई तो नली क्या हो गया, संकुचन में है, क्या है, संकुचन, नली में संकुचन हुआ है, ग्रास नली में संकुचन हुआ है। और यहाँ पर जो है वो शिथिलन हुआ है। शिथिलन का मतलब फैला है ये नली में। इसी तरह से ऊपर से नीचे जो है आहार नाल में भोजन जो है सरकते हुए नीचे की ओर चलते जाता है। तो इस तरह से आहार नाल में संकुचन और शिथिलन होता है, जिसके माध्यम से जो है हमारा जो है भोजन खिसकते हुए नीचे की ओर जाता है। तो आहार नाल में जो ये क्रिया है, ये ग्रास नली, आहार नाल के जो ग्रास नली में ये क्रियाएं होती हैं, इसका नाम, ये खिसकने का जो काम करता है भोजन, उसका नाम होता है क्रमाकुंचन। क्या होता है, क्रमाकुंचन। ग्रास नली में क्या होता है, आहार नाल का भाग है जो पूरे आहार नाल में भोजन ऊपर से नीचे की ओर होता है, इसी में। तो ग्रास नली में ही होता है क्या, ये ग्रास नली कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ग्रास नली। तो इसमें जो है क्रमाकुंचन होता है। क्या होता है, क्रमाकुंचन। इसको याद रखेंगे। क्रमाकुंचन को परिभाषित किया गया है, ये किस में होता है, ग्रास नली में होता है। क्रमाकुंचन क्या है, आहार नाल में संकुचन एवं शिथिलन की क्रिया, संकुचन एवं शिथिलन की क्रिया क्रम से लगातार होती रहती है, जिसे क्रमाकुंचन कहते हैं। क्रमाकुंचन का परिभाषा हो गया। ये पूछा जाता है कि क्रमाकुंचन क्या है, तो क्रमाकुंचन के माध्यम से ही आहार नाल में भोजन ऊपर से नीचे खिसकते हुए
ये कहाँ जाता है, अमाशय में जाता है, अमाशय से छोटी आंत में, छोटी आंत से बड़ी आंत में, इस तरह से मलाशय से अपचा भोजन बाहर निकलता है। तो इस तरह से ये क्रमाकुंचन के बारे में ये हुआ। ये ग्रास नली में भी होता है क्रमाकुंचन। आगे आइए, ग्रास नली के बाद जो है हमारे आहार नाल का जो भाग है वो आमाशय है। क्या है, आमाशय। आमाशय जो है आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग है। आमाशय क्या है, आहार नाल का, यह आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग है। आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग है। आप देखेंगे इस तरह से जब ये चित्र बनाए हैं तो इस तरह से ऐसे होता है। अगर मानव का चित्र इस तरह से बनाया जाए इस तरह से, तो मुंह से जो है जब आहार जाता है तो ये नली के माध्यम से इसमें क्रमाकुंचन होता है। ये ग्रास नली है और यहाँ आने के बाद इस तरह से आकार होता है, इस तरह से एक चौड़ी थैली हो जाती है। ये चौड़ी थैली फिर जो है ना आकर के इस तरह से पतली थैली में इस तरह से मुड़ जाता है पूरा, इस तरह से जो है ना होता है। ये जो है ना आंत है, ये हुआ आमाशय। ये क्या हुआ, ये जो भाग है ये आमाशय कहलाता है। ये आहार नल का सबसे चौड़ा भाग है। तो इसमें इस तरह से इसमें से रस निकलता है, आमाशय रस उसको कहते हैं। तो सबसे चौड़ा भाग है। आमाशय से निकलने वाला रस जो है क्या है, ये आमाशय से निकलने वाला रस जिसको बोलते हैं आमाशय रस या जठर रस बोलेंगे इसको। तो इससे निकलता है, लिखेंगे पॉइंट में, आमाशय, आमाशय की दीवार, आमाशय की दीवार पर अनेक जठर ग्रंथियां पाई जाती है, जिससे जठर रस निकलता है। याद रखना है, जठर रस निकलता है। किससे निकलता है, आमाशय की दीवार से। ये क्या करता है, भोजन का पाचन करता है। जठर रस में एंजाइम जो होता है ये किसको पचाता है, जठर रस में जो एंजाइम होता है वह प्रोटीन को पचाता है। और प्रोटीन और दूध, जठर रस किसको पचाता है, प्रोटीन, प्रोटीन और दूध को जठर रस पचाता है ना। इसमें जठर रस में जो एंजाइम है वो पचाता है। जठर, प्रोटीन और दूध को जठर रस में उपस्थित एंजाइम पचाता है, प्रोटीन और दूध को। ये याद रखना है, कौन पचाता है, जठर रस। तो इस प्रकार से जठर रस ये हो गया। फिर आगे जो है वह भाग है आहार नाल का, जिसको बोलते हैं छोटी आंत। क्या बोलते हैं, छोटी आंत। छोटी आंत जो है वो क्या है, छोटी आंत जो है यह जो है हमारे शरीर में पाया जाता है आमाशय के बाद। इसके बाद, आमाशय के बाद ये छोटी आंत पाया जाता है। तो छोटी आंत में जो है इसकी लंबाई जो है ना, छोटी आंत की लंबाई को जानना है। छोटी आंत की लंबाई होती है, छोटी आंत की लंबाई, छोटी आंत की लंबाई होती है 7.5 मीटर लगभग, छोटी आंत की लंबाई होती है। ये जो है भोजन का पूर्ण पाचन इसमें हो जाता है।
आमाशय में भोजन कितना देर तक रहता है मालूम? 4 घंटा तक, इसको याद रखना है। आमाशय में जब जाता है यानी ग्रास नली के बाद मुख गुहा से जाता है ग्रास नली में भोजन, ग्रास नली से जाता है किसमें? आमाशय में। यानी यहाँ से देख रहे हैं आप, ये दिख रहे हैं, ये मुख गुहा से जब भोजन जाता है तो इसमें ग्रास नली है। ये क्या है? ग्रास नली, इसमें जाता है और ग्रास नली से ये आमाशय में चला जाता है। ये बड़ा जो थैली है ये आमाशय में चला गया। आमाशय से जब भोजन फिर जाता है छोटी आंत में, तो छोटी आंत में इसकी लंबाई 7-7.5 मीटर लगभग होती है। तो आमाशय में जब भोजन जाता है तो इसमें 4 घंटे तक ये भोजन यहाँ पे रहता है। और आमाशय की दीवार से जो ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, जठर की ग्रंथियाँ, उसमें से जठर रस निकलता है जो प्रोटीन और दूध पर क्रिया करके उसको पचाने का काम करता है। जठर रस में जो एंजाइम पाया जाता है तो वो पचाने का काम करता है। तो इस तरह से आहार नाल का जो है सबसे चौड़ा भाग ये हो गया। ये जठर ग्रंथियाँ को गैस्ट्रिक ग्रंथियाँ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जठर ग्रंथियाँ को गैस्ट्रिक ग्रंथियाँ के नाम से भी इसको जानते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग इसके बारे में पढ़ रहे हैं। यहाँ पे 4 घंटा जब भोजन रहता है, इसीलिए कहा जाता है एक बार जब भोजन हम लोग करते हैं तो 4 घंटे के बाद फिर भोजन करना चाहिए। अगर 4 घंटे से पहले अगर भोजन फिर करना स्टार्ट कर दिए, यानी पहले भोजन किए और 4 घंटे के पहले 4 घंटा पूरा भी नहीं और फिर जो है भोजन हम कर लेते हैं, तब पहले जो भोजन है वह भोजन अभी आमाशय में ही रहा है और वो पाचन की क्रिया उसका कुछ हुआ है। पूर्ण पाचन वो नहीं हो पाया। जितना देर 4 घंटे में जितना उसको भोजन में जठर रस मिलना चाहिए था उतना नहीं मिल पाया, क्योंकि 4 घंटा से पहले हम फिर दूसरा भोजन कर रहे हैं। तो 4 घंटे के बाद आमाशय खाली होता है और उससे पहले हम 4 घंटा से पहले फिर भोजन कर लेते हैं। तो पहले से जो भोजन है वो और बाद में फिर जो भोजन किए मिल गया। तो बाद में जो भोजन किए उसको तो 4 घंटा लगेगा फिर तब वो मुलायम बनेगा। आप पहले से 2 घंटा पहले मान लिया भोजन किया और 2 घंटा के बाद फिर किया, 2 घंटा पहले तो जो भोजन उसमें गया उसका कुछ पाचन हो गया। इस प्रकार से आधा अधूरा ही भोजन का पाचन होता है और जो है बिना अधपचे भोजन हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है और पोषक तत्व जो हमारे शरीर को मिलना चाहिए भोजन के माध्यम से वो नहीं मिल पाता है। इसलिए हमें याद रखना है कि जब भी भोजन हम करें तो पहले जो भोजन किए हैं उसके बाद 4 घंटा बीतने के बाद ही हम दोबारा फिर भोजन करेंगे। इससे जो है सही रूप से हमारा भोजन का पाचन होगा और फिर आमाशय खाली हो जाएगा, तब वहाँ भोजन जाएगा, दोबारा फिर भोजन करेंगे जाएगा तो उस पर जठर रस क्रिया करके फिर उसे अच्छा से पचाने का काम करेगा। तो इस तरह से हम ये जान गए। अब हम लोग आमाशय के बाद छोटी आंत के बारे में जान रहे हैं। छोटी आंत में जो है ये इसकी लंबाई के बारे में जाने कितना होता है, लगभग होता है 7.5 मीटर यानी 7.5 मीटर इसकी लंबाई होती है। इससे जो निकलने वाला रस है इसको बोलते हैं आंत रस। स्टार दे के लिखेंगे, याद रखना है। छोटी आंत से निकलने वाला रस को आंत्र रस कहते हैं। छोटी आंत से निकलने वाले जो रस हैं उसको क्या बोलते हैं? आंत्र रस बोलते हैं। छोटी आंत में कौन कौन सी क्रिया होती है? छोटी आंत जो है आहार नाल का ये बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। ये पतली होती है और पूरा घुमावदार होता है। आप देखिए चित्र में देख रहे हैं, ये पूरा घुमा घुमा होता है। इस तरह से पूरा जो है ये घुमा घुमा होता है और बहुत ही पतली होती है। तो ये जो है ये इसमें जो भोजन का पाचन और अवशोषण दोनों की क्रियाएं इसमें संपन्न होती हैं। ये भोजन का पाचन भी और अवशोषण का भी काम जो है इसमें होता है। अवशोषण क्या है? अवशोषण जो है हमारे शरीर में जो भोजन जो हम लोग करते हैं तो उस भोजन में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा
खनिज लवण, विटामिन सी, ये सब हमारे शरीर के अंदर में भोजन के माध्यम से जाता है। तो वो भोजन जब पच जाता है तो उसको छोटी आंत के द्वारा अवशोषण किया जाता है और उसको अवशोषित करके कहाँ दे दिया जाता है? ब्लड की कोशिका में, ब्लड की नली में उसको भेजा जाता है और उस ब्लड के माध्यम से, उस खून के माध्यम से शरीर की सभी कोशिकाओं तक वह जो है पहुंचता है और शरीर का वृद्धि विकास होता है। इसलिए छोटी आंत में भोजन का पाचन और अवशोषण दोनों की क्रियाएं यहाँ पर होती हैं। जो है इस प्रकार से छोटी आंत में जो ये क्रिया होती है ये पूर्णतः पाचन हो जाता है और भोजन का पाचन होकर के जो है अवशोषण हो जाता है और इसके बाद जो है भोजन का अपचा भोजन जो होता है, अवशेष भाग जो होता है, वह छोटी आंत से बड़ी आंत में चला जाता है। तो इस तरह से हमारा जो है अभी हमने देखा कि हम आहार नाल के विभिन्न भागों के बारे में जान रहे हैं। तो पहले मुख गुहा के बारे में जाने, मुख गुहा में पाए जाने वाले क्या था? दांत है, दांत के प्रकार के बारे में जाने और फिर अब लार ग्रंथियाँ उसमें पाई जाती हैं, कितनी जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती है इसके बारे में जाने, उसका काम क्या है इसके बारे में जाने, फिर ग्रास नली के बारे में, अमाशय के बारे में और छोटी आंत के बारे में। आगे की क्लास में हम लोग सीखेंगे बड़ी आंत के बारे में और उसका कार्य के बारे में। आज इतना ही। आप लोगों को मेरे तरफ से ये हिदायत दिया जा रहा है कि आप लोग जो है ना इसको याद करते जाएंगे। मेरे प्यारे बच्चों, जब इसको याद करेंगे तभी आप आगे के क्लास को समझ पाएंगे और बिना याद किए हुए, बिना मेहनत का कभी फल मिलने वाला नहीं है। हमारा काम है, हम पढ़ा रहे हैं आप लोगों को और आपका जो काम है उस काम को जब तक आप ना करेंगे तब तक आगे नहीं बढ़ सकेंगे। इसलिए इसको अपने नोटबुक में लिखते हुए और इसको याद करते जाएंगे। प्रत्येक क्लास में जो बताया जा रहा है वह नोटबुक तैयार हो जाएगा और आगे जो है उसको आप बार बार निकाल करके देख सकते हैं। अगर इसको नए नोटबुक में लिखते हैं तो फिर आपको एक बार के बाद फिर जो कॉपी रफ की है वो जहाँ तहाँ फेंका जाएगा और फिर आप उसको दोबारा नहीं देख सकते हैं। इसलिए आगे आपको फिर ये याद करने का नौबत अगर आया, भूल गए, ये भूलने की प्रवृत्ति होती है मानव में, अगर भूल गए तो फिर कैसे याद कर पाएंगे। इसलिए इसको आप अपने नोटबुक में लिखते हुए और याद करते जाएंगे। फिर हम लोग आगे की क्लास में मिलते हैं। तब तक अपना ख्याल रखिए और इन्हीं बातों के साथ आज का क्लास यहीं बंद किया जाता है।